हेलो स्टूडेंट्स, आज का यह वीडियो नंबर सिस्टम पर आधारित होगा और इस कंप्लीट वीडियो में हम इस नंबर सिस्टम के सभी इम्पोर्टेंट शॉर्ट ट्रिक हम इसमें देखने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप एक भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में नंबर सिस्टम से नहीं छोड़ करके आएंगे। सभी क्वेश्चंस को आप आसानी से और कम टाइमिंग में सॉल्व कर पाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को पूरा देखने के बाद आप एनालिसिस कीजिएगा। जब आप क्वेश्चन को लगाएंगे तो क्वेश्चन आपका एक भी नहीं छूटने वाला है, सभी क्वेश्चन आपके इजीली हो जाएंगे। देखते हैं संख्या पद्धति क्या है। सबसे पहले इसमें हम जानेंगे कि वास्तविक मान, आंकिक मान, शुद्ध मान या फिर जातीय मान ये होते क्या हैं। तो देखिए, इन चारों का मतलब जो है वो एक ही होता है। ठीक है, चारों का मतलब एक ही है। या तो जातीय मान बोलिएगा, शुद्ध मान, आंकिक मान, वास्तविक मान, जो भी है। अगर इन चारों में से कोई भी आपको नाम दिखे तो आपको वास्तविक मान ही समझना है, यानी कि रियल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू ये होती क्या है। देखिए, किसी संख्या का वह मान जो कभी भी नहीं बदलता है, यानी कि वह मान जो कभी भी नहीं बदलता है वही उसका क्या कहलाता है, वास्तविक मान कहलाता है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल है 2, 3, 4, 5। तो इस 2, 3, 4, 5 में हमको देखना है कि 2 का वास्तविक मान क्या होगा, 3 का वास्तविक मान क्या होगा और 5 का वास्तविक मान क्या होगा। तो हमने क्या कहा था कि किसी संख्या में वह मान जो कभी नहीं बदलता वही क्या कहलाता है, उसका वास्तविक मान कहलाता है। तो 2 का वास्तविक मान 2 होगा, 3 का वास्तविक मान 3 होगा और 5 का वास्तविक मान 5 होगा। 4 का पूछेंगे तो 4 का वास्तविक मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। वास्तविक मान, आंकिक मान या फिर हम बोल सकते हैं जातीय मान या शुद्ध मान, ये वैल्यू हमको पता चली, यानी कि जो संख्या होगी उसी संख्या का वही नंबर क्या कहलाएगा, वास्तविक मान कहलाएगा। इसके बाद हमने यहाँ पर लिखा हुआ है प्लेस वैल्यू, यानी कि स्थानीय मान क्या होता है, इसको देख लेते हैं। स्थानीय मान होता क्या है। देखिए, दी गई संख्या, जो भी हमें संख्या दी गई है उसका इकाई का अंक जो है स्थानीय मान वो क्या होगा, इकाई का अंक इंटू 1। दहाई के अंक का स्थानीय मान क्या होगा, दहाई का अंक इंटू 10। और सैकड़े अंक का स्थानीय मान क्या होगा, सैकड़े का अंक और इंटू 100। कहने का मतलब ये है, आप एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझिएगा कि कोई हमें ये संख्या दी हुई है। इस संख्या को ध्यान से देखिए, ये संख्या हमें दी हुई है। इस संख्या में पूछा गया है कि 3 का स्थानीय मान क्या है। अब 3 जिस नंबर पे आएगा उसके दाहिनी ओर यानी कि दाएं चलने पर, बाएं से दाएं चलने पर जितनी भी संख्या हैं उस नंबर के अलग उतने ही हम 0 बढ़ा देंगे और वही हो जाएगा उसका स्थानीय मान। ठीक है, इसी तरीके से उसने पूछा है 7 का स्थानीय मान क्या होगा। तो देखिए, 7 हमारा यहाँ पर है। ठीक है, 7 हमारा यहाँ पर है। 7 से इधर कितनी है, 1, 5, 6, 8, 1, 0, 4, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं इधर ये वैल्यू। तो हम कितने 0 लगाएंगे, हम 6 0 लगाएंगे। ठीक है, बस और कुछ नहीं करना। इसी तरीके से किसी भी संख्या के अगर वो वैल्यू पूछेगा, किसी भी संख्या का स्थानीय मान पूछेगा, आपको इसी तरीके से करना है। अब 0 है, 0 का स्थानीय मान क्या है। अब 0 का स्थानीय मान यहाँ पर क्या निकालना है। अब देखिए, 0 है, 0 से इधर कितनी संख्या है, एक संख्या है। एक संख्या है तो हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 0 से 10 से मल्टीप्लाई तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो इसका जो स्थानीय मान है वो ये होता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं दशमलव वाले संख्या में स्थानीय मान कैसे निकालेंगे। यानी दशमलव वाली संख्या दी हो तो उसमें हमको बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि इकाई का अंक कैसे हम देखें, उसमें दशमलव अंक में स्थानीय मान कैसे देखेंगे। तो हमें दशमलव की एक संख्या दी हुई है 3.4516। 3.4516 में 1 का स्थानीय मान अगर हम देखें तो देखिएगा, हम इसमें अगर देखेंगे कि बाईं ओर देखना होता है। दशमलव की संख्या में हमेशा बाईं ओर देखिएगा। अगर हमारे इसके बाईं ओर दशमलव से इधर की संख्या देख रहे हैं तो हमें बाईं ओर देखना होगा और बाईं ओर में हमको क्या करना है कि 1 का स्थानीय मान क्या होगा, इसके बाईं ओर 3 संख्या है तो अपॉन में 3 0 आ जाएंगे, यानी कि 0.001। ठीक है, 5 का स्थानीय मान देखना है तो 5 से इधर 2 संख्या हैं तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा,
5/100 यानी कि 0.05। 4 का स्थानीय मान देखना है तो 4 से बाईं ओर देखेंगे तो इधर एक ही संख्या है, वो भी 3, तो 4 का इकाई अंक क्या होगा, 4 और अपॉन में 1 के साथ 1 0 यानी कि 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.4। ठीक है, मतलब हमें कहना ये है कि दशमलव से इधर की जितनी भी संख्या होगी अगर उसका स्थानीय मान पूछा है तो वो हम बाईं ओर देखेंगे उसकी कितनी संख्या है और उतने ही अपॉन में 1 के साथ 0 लगा करके उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, आगे यहाँ पर हमने लिया है डिवीज़न रूल। डिवीज़न रूल जिसको कहते हैं विभक्ति नियम, यानी कि विभाजन नियम जो होते हैं। आपके पास क्वेश्चन आएगा कि आपको 4 ऑप्शन दे देगा, जैसे आपको ये दिए गए हैं, इस तरीके से कोई भी संख्या वो दे सकता है और उसमें पूछेगा कि यह संख्या कौन सी संख्या इसमें 2 से डिवाइड है, कौन सी संख्या 3 से डिवाइड है, कौन सी संख्या 4 से डिवाइड है, या फिर कौन सी संख्या 2 से डिवाइड नहीं है, 3 से डिवाइड नहीं है, 4 से डिवाइड नहीं है, 5 से डिवाइड नहीं है। इस तरीके से आपके क्वेश्चन वहाँ पर बनते हैं। तो उसी को देखते हुए हमने यहाँ पर इसको लिया है डिवीज़न रूल। देखिए किस तरीके से हम इसको समझेंगे। 2 से विभाज्य कौन सी संख्या होंगी, तो देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, ये बस ध्यान रखने वाली बात है कि 2 से वही संख्या विभाजित होगी जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा। अब इकाई अंक क्या होता है, कोई भी संख्या लिखी हुई है तो उसका लास्ट वाला नंबर क्या होगा, यानी कि दाहिनी तरफ उसका लास्ट वाला नंबर जो होगा वही इकाई अंक कहलाता है। जैसे इसका इकाई अंक है 2, इसका इकाई अंक 4 है, इसका इकाई अंक 6 है, इसका इकाई अंक 8 है, इसका इकाई अंक कितना है, 0 है। ठीक है, तो इकाई अंक अगर 2, 4, 6, 0, 8 इनमें से कोई भी अगर आपको देखने को मिले तो वो संख्या 0, 2, 4, 6, 8 इकाई अंक अगर रखती है तो वह 2 से विभाजित होगी। ये 100% ट्रू है। ठीक है, वह 2 से संख्या विभाजित हो जाएगी। तो यही हम बताना चाह रहे हैं कि वह संख्या जिसके इकाई अंक में 2, 4, 0, 6, 8 दिख जाए तो वह संख्या 2 से डिवाइड होगी। ठीक है, आप देख रहे हैं इन सभी संख्याओं के जो इकाई अंक हैं वो 2, 4, 6, 8, 0 ये सब दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये सभी संख्याएं 2 से डिवाइड होंगी। ठीक है, अब आगे, अब वह संख्याएं जो 3 से डिवाइड हो जाएं उनका क्या रूल है। तो देखिएगा हम क्या करते हैं, 3 के डिवीज़न देखने के लिए 3 का जो डिवीज़न है यानी कि जो 3 से डिविजिबल है वह संख्या हमें ढूंढनी है। तो हम क्या करेंगे, जो भी संख्या हमें दी हुई है उसके सभी अंकों का योग कर लेते हैं, उसके सभी अंकों का योग कर लेंगे। अब हमें जो है जो संख्या का योग आया है, जैसे यहाँ पर 30 है, उसको देखना है। अगर उनका योग 3 से डिविजिबल है तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, यानी कि 3 से डिवाइड हो जाएगी, पूरी 3 से डिवाइड हो जाएगी यदि संख्याओं का योग कितना है, 3 से डिवाइड है। अब देखिएगा यहाँ पर हम देखते हैं 12 को देखना है कि 3 से डिवाइड है या नहीं है। तो इन दोनों का सम करो तो 1 + 2 कितना आया, 3, और 3 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम देखें तो देखना है कि 25 को देखना है कि 3 से डिवाइड है या नहीं है। तो इन दोनों का सम करेंगे तो 7 आएगा और 7/3 करेंगे तो ये जो है इससे पूरी नहीं कटती है। तो इसका मतलब क्या है, यह है इसको विभाजित नहीं करता। इसके बाद हमें कोई भी संख्या देखनी है, हमें देखनी है 756 देखनी है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे। 7 और 5 12 होते हैं और 12 और 6 कितने होते हैं, 18 होते हैं। 18 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करने पर हमारे पास 6 आता है, यानी कि पूरा डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब क्या है, 756 ये संख्या 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो कोई भी आपको संख्या दी हुई है, अगर उसका डिजिट सम कितना आ जाता है, 3 से डिविजिबल होता है। कोई भी डिजिट सम आ जाए उसको 3 से भाग दे दो, अगर वो पूरा कट जा रहा है तो वो संख्या जिसका डिजिट सम हमने लिया है वो संख्या क्या होगी, 3 से डिविजिबल होगी। ठीक है, यानी कि हमको जो है उसका डिजिट सम देखना है और कुछ नहीं। आगे एक संख्या और ली गई है, जैसे हमने 9, 6, 3, 4, 2, 1 ये लिया हुआ है। तो इसके सभी अंकों का योग कितना, 25 बैठता है।
ठीक है। अब इसको हम कहेंगे कि 25 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो हमें दी गई संख्या वो 3 से डिवाइड नहीं हो सकती। ठीक है, तो इस पर हम कट का निशान इस तरीके से कर देंगे। अब आती है बात कि 4 से डिविजिबल कौन सी संख्या है, तो हम उसको कैसे पहचानेंगे। उसकी एक ट्रिक है कि यदि अंतिम दो इकाई अंक क्या हो जाएं, या तो वो 0 हो जाएं या फिर 4 से डिवाइड हों। अंतिम दो अंक या तो 0 हों या फिर 4 से डिवाइड हों, तो वो संख्या हमेशा 4 से डिवाइड होगी। और देखिएगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जैसे 4 है तो 4 का जो फैक्टर है वो 2 भी आता है। ठीक है, 2 और 4 आएगा। ठीक है, 2, 4 और 1 ये इसके फैक्टर होंगे। तो 2, 4 और 1 यानी कि इसका मतलब कहने का ये है कि 2 और 1 से भी वो संख्या डिवाइड होगी। ठीक है, यानी कि जिस संख्या से डिवाइड कर रहे हैं अगर उसके फैक्टर भी हैं तो उस फैक्टर से भी वो संख्या डिवाइड होगी। जैसे कि हम देख रहे हैं कि अंतिम 2 अंक को लेंगे, हमें केवल अंतिम 2 अंक पर फोकस करना है। अगर हम 4 से डिविजिबल देख रहे हैं तो लास्ट के जो 2 अंक हैं वो है 32 को हमने 4 से डिवाइड किया तो वो 8 बार जाएगा। अब 8 बार तो गया, लेकिन हमने क्या कहा कि यह संख्या 4 से डिविजिबल है। वो क्यों कहा? क्योंकि लास्ट के 2 अंक यदि 0 हों या फिर 4 से डिविजिबल हों तो वह संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। ये हमारा रूल है। अब ये भी देखना है 4 के फैक्टर क्या क्या होते हैं। 4 के फैक्टर होते हैं 2, 4, 1, तो ये इनसे भी डिवाइड हो जाएगी कम्प्लीटली। ठीक है, जैसे 12 है, अगर कोई भी संख्या 12 से डिवाइड होती है तो 12 के फैक्टर होते हैं 4 और 3, तो 4 और 3 से भी वो संख्या डिवाइड होगी। ठीक है, 4 और 3 से भी वो संख्या डिवाइड होगी, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक, जैसे 4 और 3 से वो संख्या डिवाइड होगी। ठीक, 6 से कोई संख्या डिवाइड हो रही है तो वो 2 और 3 से संख्या वो डिवाइड होगी ही होगी, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलिए, उसके बाद क्लियर है। और जैसे 12 के फैक्टर हो जाएंगे 6 है, 2 है, 4 है और 3 है। तो जो संख्या 12 से डिवाइड हो जाएगी वो संख्या 3, 4, 6, 2 इनसे भी डिवाइड होगी, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, लेकिन इसमें आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो संख्या 2, 3, 6 और 4 से डिवाइड होगी वह संख्या 12 से तो डिवाइड होगी, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो संख्या 3 से डिवाइड हो रही है वो 12 से भी डिवाइड होगी। ठीक है, यानी कि 12 से डिवाइड हो रही है वो संख्या अपने फैक्टर से तो डिवाइड होगी, लेकिन जो संख्या 3 से डिवाइड हो रही है कि ज़रूरी नहीं कि वो संख्या 12 से भी डिवाइड होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो अपने फैक्टर से डिवाइड हो सकती है। ठीक, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जो संख्या 12 से डिवाइड हो रही है वही संख्या 3 से भी डिवाइड होगी। ठीक है, ये तो हम कह देंगे कि 12 से डिवाइड हो रही है तो 3 से डिवाइड होगी, लेकिन अगर 3 से जो संख्या डिवाइड हो रही है वो कंफर्म नहीं है कि वो 12 से भी डिवाइड हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो ये बात ध्यान रखना कि बड़ी संख्या से जो संख्या डिवाइड हो रही है तो छोटी संख्याओं से वो संख्या डिवाइड होंगी जो उसके फैक्टर होंगे, लेकिन जो अगर छोटी संख्या जैसे 3 है, 12 के फैक्टर में 3 भी आता है, तो 3 से जितनी संख्या डिवाइड होंगी तो ज़रूरी नहीं कि 12 से भी वो संख्या डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिएगा, इस पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि किस से कौन सी संख्या डिवाइड होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर 12 से कोई संख्या, जितनी भी संख्या 12 से डिवाइड होंगी, 12 से डिवाइड जितनी भी संख्या हो रही हैं वे संख्याएं 2, 3, 4, 6 से 100% डिवाइड हो जाएंगी, लेकिन 3 से जितनी भी संख्या डिवाइड होती हैं वे संख्याएं ज़रूरी नहीं कि 12 से भी डिवाइड हों। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं 5 से डिविजिबल। 5 का तो काफ़ी आसान है। देखिए, जब किसी संख्या का जो इकाई अंक है वो 5 या फिर 0 होगा, 5 या फिर 0 होगा तो तभी वह संख्या 5 से डिविजिबल कहलाएगी। मतलब हमें केवल इकाई अंक देखना है। जैसे ये संख्या है, इसका हमने इकाई अंक देखा तो 0 है, तो ये संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी।
इसका इकाई अंक देखा हमने, इसका इकाई अंक 5 है तो ये संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। अगर कोई इकाई अंक देखे कि 2, 3, 4, 6, 8, 9 ये इकाई अंक मिले तो ये इकाई अंक वाली संख्याएं 5 से डिविजिबल नहीं होंगी। केवल 0 और 5 अगर इकाई अंक हमें दिखेगा तभी हम 5 से डिविजिबल मानेंगे। अब बात आती है 6 पे। 6 से कौन सी संख्या डिवाइड होंगी? तो देखिए, जब कोई संख्या 2 और 3 से डिविजिबल होंगी तो वह संख्या 6 से डिविजिबल हो जाएगी। मतलब कहने का यह है कि 6 से खुद से डिविजिबल होनी चाहिए तो वह संख्या उसके फैक्टर 2, 3 से भी डिविजिबल होगी। ठीक है, यानी 6 से अगर डिविजिबल है खुद से तो वो संख्या 2, 3 से भी डिविजिबल होगी, ये कन्फर्म है। लेकिन 2 और 3 से डिविजिबल होने वाली हर संख्या 6 से डिवाइड नहीं हो सकती है। ठीक है, क्योंकि 3 से जो डिवाइड होगी वो 9 भी होगी, लेकिन 6 से डिवाइड 9 नहीं हो सकता। इसी तरीके से हम बोल रहे हैं कि 6 से जितनी संख्या डिवाइड होंगी वो 2 और 3 से हो जाएंगी। हर संख्या 6 से जितनी भी संख्या डिवाइड होती हैं उससे 2 और 3 से हर संख्या डिवाइड हो जाएगी। लेकिन 2 और 3 से जितनी संख्याएं डिवाइड होती हैं वो 6 से डिवाइड नहीं होंगी। मतलब उसका रिवर्स नहीं होता है, ध्यान रखिए। 6 से जितनी संख्याएं डिवाइड हो रही हैं वह संख्याएं 2 और 3 से डिवाइड हो जाएंगी। लेकिन 2 और 3 से जितनी भी संख्याएं डिवाइड हो रही हैं वो हर एक संख्या 6 से डिवाइड नहीं होंगी। ठीक है, कुछ संख्याएं होंगी लेकिन हर एक संख्या को नहीं कह सकते, ये इसका रिवर्स नहीं हो सकता। अब चलते हैं 7 से कौन कौन सी संख्या डिवाइड होती है। देखिएगा, इसमें 2 रूल हैं। पहला है यदि इकाई अंक को छोड़कर, देखिए समझिएगा इसे, यदि इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में इकाई का 2 गुना घटाया दिया जाए तो वह संख्या 7 से डिविजिबल है। मतलब क्या है, एग्जाम्पल तो समझिएगा। मान लीजिए हमारे पास संख्या है 882, 882 संख्या अगर हमने लें तो हमारे पास रूल है कि यदि कोई संख्या है और उसका इकाई अंक छोड़ दिया जाए तो इसका एक इकाई अंक क्या है, 2 है, उसको छोड़ दिया जाए तो हमारे पास क्या होता है, बचता है 88 बचता है। ठीक है, तो कहा गया है कि इकाई अंक को छोड़कर जो शेष बची संख्या यानी कि 88 है उसमें से इकाई अंक का 2 गुना घटा दिया जाए। तो इकाई अंक कितना है, 2, उसका 2 गुना करके घटा दिया जाए तो जो भी संख्या आएगी 84 बनी। तो इस संख्या को 7 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर वह 7 से डिविजिबल है तो इसका मतलब यह है कि जो दी हुई संख्या है वो भी 7 से डिविजिबल होगी। क्या करना है, जो संख्या दी हुई है उसका इकाई अंक छोड़ देना है और जो बची संख्या है उसमें से इकाई अंक का 2 गुना घटा देना है। तो जो संख्या हमको मिलेगी उसको 7 से डिवाइड कर देना है। अगर वो 7 से डिवाइड होती है तो दी हुई संख्या 7 से डिविजिबल है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल से समझते हैं कि जो 663 हमें दिया हुआ है इसमें इकाई अंक को छोड़ें तो 66 बचता है और इकाई अंक का 2 गुना 3 गुना 2 हो जाता है तो यहाँ पर बचता है 60। अब 60 को 7 से डिवाइड करेंगे तो वो नहीं होता, तो हम कह सकते हैं कि जो दी हुई संख्या 663 है वो 7 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, बी इसका एक और तरीका है कि जब किसी संख्या में एक ही अंक 6 बार, 12 बार, 18 बार ये दिखाई दे, यानी कि 6 के टेबल में दिखाई दे और बार बार एक ही अंक दिखाई दे, जैसे 2, 2, 2, 2 ये 6 बार है या 18 बार है या 12 बार दिया हुआ है और रिपीटेड हो रहा है 6 नंबर में, 12 में, 18 में, ठीक है, 24 में, तो वो 7 से डिविजिबल कंफर्म है। ठीक है, 6 के टेबल में अगर वो 6 के टेबल में अगर वो रिपीट हो रहा है एक ही नंबर तो वो 7 से डिविजिबल होगा, इस बात को आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 8 से डिविजिबिलिटी किन किन नंबर की होंगी उसकी कैसे पहचान करेंगे। तो 8 से वे नंबर डिविजिबल होंगे जब किसी संख्या में अंतिम जो 3 अंक हैं वो या तो 0 होने चाहिए या फिर अंतिम 3 अंक 8 से डिविजिबल होने चाहिए। हमने 4 से लिया था तो 4 को हमने क्या कहा था कि या तो अंतिम 2 अंक 4 से डिविजिबल हों या फिर अंतिम 2 अंक हैं
ठीक है। अंतिम 2 अंक जो है उसके क्या होने चाहिए, 4 से डिविजिबल, या अंतिम 2 अंक 0 होने चाहिए, तभी वो 4 से डिवाइड होगी। लेकिन 8 में क्या है, 8 में 1 अंक और बढ़ा देना है। मतलब कहने का ये है कि जो भी संख्या हमें दी हुई है उसके लास्ट के अंतिम 3 अंक अगर 0 हैं तब भी वो संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी, और अंतिम 3 अंक अगर हम उठा लें और उसको 8 से डिवाइड कर दें और वो 8 से डिवाइड हो जा रहा है, तो जो दी हुई संख्या है वो कंप्लीटली 8 से डिवाइड हो जाएगी। क्लियर। अब बात करते हैं 9 से जो भी डिविजिबिलिटी बनती है। 9 से क्या है कि जब उस संख्या के सभी अंकों का योग 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। संख्याओं का योग करेंगे, अगर वो 9 से भी कटता है तो इसका मतलब क्या है, वह 9 से विभाजित है, और 3 से तो वो ऑटोमेटिकली विभाजित होगा ही होगा। ठीक है। लेकिन जो संख्या 3 से विभाजित होती है, जो संख्या 3 से कट जाए, वो हर एक संख्या 9 से नहीं कटेगी, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन जितनी भी संख्याएं 9 से कटती हैं वो हर एक संख्या 3 से कटेगी। ठीक, हमने क्या कहा कि जितनी भी संख्याएं हैं 9 से कटने वाली, 9 से डिवाइड होने वाली जितनी भी संख्याएं हैं, जरूरी होगा कि 3 से डिवाइड हो। लेकिन जितनी भी संख्याएं 3 से डिवाइड हैं वो जरूरी नहीं होगा कि वो संख्या 9 से भी डिवाइड हो। ठीक है। तो 9 से डिवाइड होने वाली संख्या 3 से डिवाइड हो सकती हैं, लेकिन 3 से डिवाइड होने वाली हर एक संख्या 9 से डिवाइड नहीं हो सकती। ठीक है। अब देखिए 10 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होती है, कौन कौन सी संख्या डिविजिबिलिटी रखती हैं। तो जिसके अंत में 0 हो, बस वही संख्या है जो 10 से डिवाइड हो सकती है, जिसके अंत में 0 हो। अब 10 के फैक्टर देखें तो 10 के फैक्टर 2, 5, 2 और 5 हैं। तो जो संख्या 10 से डिवाइड होगी वह संख्या 2 और 5 से हर एक संख्या डिवाइड होगी। जो संख्या 10 से डिवाइड होगी वो हर एक संख्या 2 और 5 से डिवाइड होगी, क्योंकि उसके फैक्टर हैं। लेकिन जो संख्या 2 और 5 से डिवाइड हो रही है वो हर एक संख्या 10 से डिवाइड नहीं होगी। समझ रहे हैं ना। हम कह रहे हैं कि जो संख्या 10 से डिवाइड हो रही है वह संख्या 5 और 2 से भी डिवाइड होंगी, ये कन्फर्म है। लेकिन जो संख्या 5 और 2 से डिवाइड होंगी वे संख्या 10 से डिवाइड हो, ये जरूरी नहीं है। क्लियर। 11 से डिवाइड होने वाली संख्याओं का क्या ट्रिक है, जब किसी संख्या के विषम यानी के ओड, जब किसी संख्या के विषम तथा सम यानी के इवन, जब किसी संख्या के ओड और इवन स्थानों पर स्थित जो भी अंक हैं उनका योग का अंतर या तो 0 है या फिर 11 से विभाजित है, तो तब वो संख्या जो दी गई है वो 11 से डिवाइड हो जाएगी। एक संख्या हमने ली 13574। ये संख्या जब हम लेते हैं तो इस संख्या के जो अंक हैं विषम और सम। विषम का मतलब क्या है कि पहला ले लो और फिर एक को छोड़ दो, फिर एक को छोड़ो, फिर एक, ये हो गए विषम। तो विषम अंक कौन कौन से हो गए, 1, 5, 4, तो इसका योग कितना आया 10। अब सम संख्या को ले लो यानी कि 3 और 7। 3 और 7 को लेंगे तो सम स्थानों की संख्या 3 और 7 है, तो 7 3 10, ये भी 10 है। और इनका अंतर जब हमने निकाला तो वो आया 0। और हमने क्या कहा था, अगर उनका अंतर 0 या फिर कोई ऐसी संख्या है जो 11 से डिवाइड हो जाए, जो 11 से डिवाइड हो जाए, तो तब वह दी गई संख्या 11 से डिविजिबल होगी। तो देखो एक केस बन गया, 0 आ गई, तो इसका मतलब क्या है 11 से डिविजिबल है। क्लियर। अगर कोई ऐसी संख्या आ जाए कि वो 11 से डिवाइड हो जाए तो इसका मतलब क्या है, जो दी गई संख्या है वो भी 11 से डिवाइड होगी। ठीक है। कुछ नोटिंग पॉइंट हैं, इनको देख लेते हैं। देखिए जो नोट पॉइंट हैं उनको क्लियरली कंफर्म तरीके से याद कर लीजिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए यदि किसी संख्या में किसी एक अंक की पुनरावृत्ति सम संख्या में हुई हो, कहने का मतलब है सम संख्या में 2 बार, 4 बार, 8 बार, 12, 14 या 20 बार सम संख्या में पुनरावृत्ति हो रही है, तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, यानी कि पूरी तरीके से वह डिवाइड होगा।
लेकिन यदि कोई भी संख्या है वो विषम संख्या में रिपीट हो रहा है, मतलब अगर हम ले लें कि 2 है, नंबर 2 है, ठीक है, 2 अंक है, वो कितनी बार रिपीट हुआ, वो लगातार रिपीट हुआ 3 बार, तो ये संख्या 3 कितना हुआ, ओड, और ओड नंबर में जब रिपीट होगा तो वो 11 से डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन जो भी सम संख्या में जो रिपीट हो रहा है, जैसे 4 बार 5-5 लिखा हुआ है, 8 बार 5-5 लिखा हुआ है, 10 बार 5-5 लिखा हुआ है, मतलब सम संख्या में अगर रिपीट है तो वह 11 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन विषम संख्या में अगर रिपीट है तो वो 11 से डिवाइड नहीं होगा। अब यदि हम देखें कि 8 से डिवाइड होने वाली संख्या, तो वो संख्या 8 के फैक्टर 4 2 से डिवाइड होगी। फिर से वही बात कि 8 से डिवाइड होने वाली जो भी संख्या है वो 4 और 2 यानी कि जो उसके फैक्टर हैं उनसे डिवाइड 100% होगी। लेकिन 4 और 2 से डिवाइड होने वाली हर एक संख्या 8 से डिवाइड नहीं हो सकती। 14 से डिवाइड होने वाली संख्या खुद 14 से डिवाइड होगी और 14 के जो फैक्टर हैं 7 और 2 उनसे भी डिवाइड होगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होती है। देखिए, प्राकृतिक संख्याएं मतलब नेचुरल नंबर, तो 1 से स्टार्ट होकर के इन्फिनिटी तक जो भी नंबर जाएंगे वो होते हैं हमारे पास प्राकृतिक नंबर। ठीक है, क्या होते हैं, प्राकृतिक नंबर कहलाते हैं। 1 से स्टार्ट होने वाले यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जाएंगे तो वो क्या कहलाएंगे, प्राकृतिक नंबर। बस ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक नंबर यानी कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। अब बात आती है पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर क्या है। होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं, मतलब ये है कि पूर्ण संख्या है यानी कि होल नंबर है वो 0 से स्टार्ट होते हैं और प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, बस इतना ही अंतर है। ठीक है, तो इसमें एक रिलेशन बन जाता है कि प्रत्येक नेचुरल नंबर जो है, प्रत्येक नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। यानी कि देखो, ये सभी जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर में आ रहे हैं यहाँ से आगे सभी। ठीक है, लेकिन प्रत्येक होल नंबर नेचुरल नंबर हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि प्रत्येक में 0 भी आएगा और हमने देखा है कि 0 यहाँ पर है ही नहीं, और 1 से स्टार्ट हो रहा है जो हमारा प्राकृतिक नंबर है, तो 1 से लेकर के आगे तक ये सभी होल नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर इज होल नंबर बट ऑल होल नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर। ठीक है, एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर। ठीक है, प्रत्येक नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं बट हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता। केवल 0 ही ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है। कभी कभी मालूम कर लेता है कि ऐसा नंबर बताओ, ऐसा होल नंबर बताओ जो नेचुरल नंबर नहीं है, तो याद रखिएगा 0 ऐसा एक होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है। बाकी कोई भी ऐसा होल नंबर नहीं है जो नेचुरल नंबर ना हो, सभी नेचुरल नंबर हैं बाकी 0 को छोड़ करके। अब बात आती है इंटीजर, पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं, इंटीजर क्या होते हैं। तो देखिएगा, एक होता है पैमाना जो स्केल हम आपने देखी होगी, तो 0 से इस साइड लिखते हैं प्लस में 1 2 3 4 है ना, प्लस में लिखते हैं, इधर हम माइनस में लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो पैमाना होता है ये इंटीजर का कहलाता है, यानी कि प्लस में और माइनस में जो संख्या होती है वो इंटीजर में कहलाती हैं। लेकिन यही हम 2 जो कैटेगरी है उसमें बांट देते हैं, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर और एक होता है निगेटिव इंटीजर। ये 2 सेट बन जाते हैं। 0 से राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर सेट होता है और 0 से लेफ्ट साइड में निगेटिव इंटीजर सेट होता है, यानी कि निगेटिव संख्याएं निगेटिव इंटीजर सेट और पॉजिटिव संख्याएं पॉजिटिव इंटीजर सेट। लेकिन 0 एक ऐसा नंबर है जो न तो निगेटिव इंटीजर है और न ही पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए हमने लिखा 0 इज नाइदर पॉजिटिव और नॉर निगेटिव, यानी कि ना तो वो पॉजिटिव है और ना ही वो निगेटिव है।
ठीक है। तो 0 ही एक ऐसा इंटीजर है जो ना तो निगेटिव इंटीजर सेट में आता है और ना ही पॉजिटिव इंटीजर सेट में आता है। अब देखिएगा, ये आप सभी जानते होंगे लेकिन एक बार आप रिवीजन कर लीजिए। जैसे सम संख्याएं क्या होती हैं, तो 2, 4, 6, 8, 10 ये सभी सम संख्याएं होती हैं। विषम संख्या क्या होती है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 ये सभी जो हैं ये सभी विषम संख्याएं होती हैं। ठीक है, चलिएगा। भाज्य संख्या क्या होती है, जिनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, देखिएगा 2 तो नहीं होता, 4, 6, 8, 9, 10, 12। 4, 6, 8, 9, 10, 12 मतलब ये है कि ऑलवेज मोर देन 2 फैक्टर। जो भी हमारे पास यहाँ पर नंबर हैं तो वही नंबर कंपोजिट नंबर कहलाएंगे जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे। देखिए यहाँ पर 4 है, 4 के फैक्टर कौन कौन है, 1, 2 और खुद 4, 3 फैक्टर 2 से ज़्यादा हो गए। 6 के फैक्टर क्या क्या हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, खुद में 6। ठीक है, कितने हैं, 2 से ज़्यादा हैं। ठीक है, तो वही नंबर कंपोजिट नंबर कहलाएगा जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा होगा। अब अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिनके फैक्टर ऑलवेज ओनली ऑन 2 होते हैं, ना तो 2 से कम और ना 2 से ज़्यादा। 2 से कम भी नहीं होने चाहिए, 2 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, ओनली 2 फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ठीक है, यानी कि जो नंबर 2 फैक्टर रखता हो वही प्राइम नंबर कहलाएगा। तो देखिए प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 2 के फैक्टर कौन कौन होंगे, 1 और 2 होगा, यानी कि एक नंबर होगा और एक स्वयं खुद में होगा। ठीक है, 3 में देखो 1 और 3, 5 में 1 और 5, 7 में 1 और 7, 11 में 1 और 11 और 13 में 1 और 13। ऐसे ही कौन सा नंबर आएगा, आगे नंबर आएगा 17 में 1 और 17, फिर 19 आएगा, 19 में 1 और 19 आएगा। ठीक है, 23 आएगा। इस तरीके से ये प्राइम नंबर होते हैं जिनका 2 फैक्टर से ज़्यादा और ना कम हो, केवल 2 ही फैक्टर हों, एक तो वो खुद और एक 1। ठीक है, अब आते हैं परिमेय संख्या जिसको बोलते हैं रेशनल नंबर। देखिए रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं भिन्न, जो भिन्न में लिखे हुए हैं, भिन्न के रूप में लिखे हुए हों। भिन्न का मतलब होता है ये अपॉन में, यानी कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर। न्यूमरेटर ऊपर वाला होता है, डिनोमिनेटर नीचे वाला होता है। तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के रूप में जो भी नंबर लिखे हुए होंगे, अंश और हर के रूप में जो भी नंबर लिखे हुए होंगे वो सभी रेशनल नंबर कहलाएंगे, यानी कि परिमेय संख्या कहलाएंगी। लेकिन उसकी एक शर्त होगी कि जो भी हमारा डिनोमिनेटर है यानी कि क्यू है, नीचे वाली संख्या जो है, ठीक है, नीचे वाली संख्या जो है वो 0 के बराबर कभी भी नहीं होगी, तभी वो क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगी, रेशनल नंबर कहलाएगी। अगर वो 0 हो गया तो वो रेशनल नंबर कहाँ पर है, वो तो 0 हो जाएगा, इन्फिनिटी चला जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि कभी भी अगर किसी भी संख्या का डिनोमिनेटर 0 नहीं है तो वह संख्या रेशनल नंबर कहलाएगी। इसके बाद आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, यानी कि P और Q, यानी कि P अपॉन Q का जो रूप है वो अगर हमें ना देखने को मिले तो वो कहलाएगा अपरिमेय, यानी कि इरेशनल नंबर। जैसे पाई, E, √2, √3, √5 ये नंबर जो हैं ये सभी इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है कि निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या क्या कौन सी है, आपको ऑप्शन दे देगा, उसमें पाई भी दे देगा। तो पाई जहाँ पर लिखा हुआ होगा आप तुरंत टिक लगाओगे। ठीक है, पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट में हमने दिया हुआ है परवर्ती संख्या यानी कि सब्सिक्वेंट नंबर। देखिए सब्सिक्वेंट नंबर सभी जानते हैं कि किसी प्राकृतिक संख्या से ठीक अगली प्राकृतिक संख्या, किसी प्राकृतिक संख्या से ठीक अगली प्राकृतिक संख्या क्या कहलाएगी, सब्सिक्वेंट नंबर यानी कि परवर्ती संख्या कहलाएगी। और इसे कैसे ज्ञात करते हैं, किसी भी प्राकृतिक संख्या में एक जोड़कर हम उसे ज्ञात करते हैं। जैसे 12 ही दिया हुआ है, 12 का परवर्ती यानी कि सब्सिक्वेंट नंबर क्या होगा, 12 + 1 यानी कि 13। 14 का 14 + 1 15 यानी कि एक जोड़कर हम ज्ञात करते हैं, उसी को बोलते हैं सब्सिक्वेंट नंबर। ठीक है, उसके बाद है पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती, पूर्व का मतलब होता है पहले, ठीक है, यानी कि ठीक पहली संख्या। तो किसी प्राकृतिक संख्या की ठीक पहली संख्या पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है।
और इसको कैसे ज्ञात करते हैं? इसको ज्ञात करते हैं एक घटाकर। जैसे 12 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? 12 माइनस 1 यानी कि 11। 14 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? 14 माइनस 1 यानी कि 13। ठीक है, तो ये इस तरीके से पूर्ववर्ती और परवर्ती यानी कि सब्सिक्वेंट और प्रीसीडिंग नंबर, ठीक है, सब्सिक्वेंट होता है आगे, यानी कि उससे अगला नंबर क्या होगा, 1 प्लस करके अगला नंबर क्या आएगा, और प्रीसीडिंग होता है उसका पिछला नंबर क्या आएगा, 1 माइनस करके उसका जो पिछला नंबर है वो क्या आएगा। ठीक है, चलिए आगे है डिवीज़न एल्गोरिदम, यानी कि ये एक फॉर्मूला है, इसको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। ये जो आपका फॉर्मूला है ये आपको ज़रूर याद होना चाहिए। ठीक है, देखिए डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशेंट, डिवाइज़र इंटू क्वोशेंट और प्लस में रिमाइंडर होता है। डिविडेंड को बोलते हैं भाज्य, हिंदी वाले भी देख लीजिए। डिविडेंड होते हैं भाज्य और डिविज़र होता है भाजक, क्वोशेंट बोलते हैं भागफल को और रिमाइंडर बोलते हैं शेषफल को। ठीक है, तो याद रखिएगा डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र और इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये जो डिवाइज़र और क्वोशेंट है ये दोनों आपस में मल्टीपल में है और प्लस में फिर रिमाइंडर है। ठीक है, यानी कि भाज्य इक्वल टू भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। अब यहाँ पर कुछ रूल दिए हुए हैं, इनको देख लीजिएगा। देखिए अगर हमें ये फॉर्म मिलती है x की पावर n माइनस a की पावर n, तो ये डिविजिबल होगा x माइनस a से। किससे डिविजिबल होगा? x माइनस a से डिविजिबल होगा अगर n जो है कुछ भी नंबर हो, मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, तो वह संख्या x माइनस a से 100% डिवाइड होगी। ठीक है, अब यदि n की जो वैल्यू है वो इवन आ जाए, यानी कि 2 4 6 ये आ जाए, तो वह संख्या x माइनस a और x प्लस a दोनों से डिवाइड होगी। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि अगर x की पावर n माइनस a की पावर n ये फॉर्म बन रही है, और अगर 1 2 3 4 5 में कुछ भी नंबर आ जाए, ठीक है, तो हम देखेंगे अगर ओड नंबर आ रहा है तो वो होगा x माइनस a से डिवाइड, अगर इवन नंबर आ रहा है तो वो होगा x प्लस a से डिवाइड। ठीक है, बस ये देखना है ओड में, यानी कि ये ओड का है, ओड में देखना है माइनस और इवन में देखना है प्लस। ठीक है, अब बात आती है कि x की पावर n प्लस a की पावर n, अगर प्लस वाला रूल बन जाए तो वह संख्या ओड वैल्यू n, यानी कि n की ओड वैल्यू के x प्लस a से डिवाइड होगी। यानी कि वो सभी वैल्यू जो भी n की वैल्यू ओड आए, यानी कि x की पावर 3 हो, x की पावर 1 हो, x की पावर n की जगह पर 5 7 9 ये सभी अगर दी हुई हो तो वह संख्या x प्लस a से डिवाइड होगी। ठीक है, हम आगे देखेंगे जैसे ही नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे। नेक्स्ट वीडियो नंबर सिस्टम के टोटल क्वेश्चन की होगी, वहाँ पर आप क्वेश्चन को रिपीट करिएगा। उन क्वेश्चन को जब आप रिपीट करोगे आपके सभी डाउट्स वहाँ पर क्लियर होंगे, और पेन कॉपी लेकर के बैठेगा, एक रफ कॉपी, और वहाँ पर आप क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो प्रयास करेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना हो। ठीक है, चलिए आप देखिए सम इम्पोर्टेंट्स रिजल्ट हैं कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। 1 + 2 + 3, अगर ये इस तरीके से हों, यानी कि प्राकृतिक संख्या हों 1 2 3 4 और सभी जो हैं प्लस में हों आगे तक, तो इसका रूल होता है n + 1/2। अगर नेचुरल नंबर हैं और उनका स्क्वायर है और वे उनके योग का, ठीक है, उनके स्क्वायर का योग है, उनके वर्गों का योग है, तो उनका फॉर्मूला होगा n + 1 2n + 1/6। अगर नेचुरल नंबर का क्यूब है और फिर हम सम कर रहे हैं तो उनका रूल होगा n² n + 1² / 4। ठीक, इन रूल को याद रखिएगा। अब चलिए आगे देखिए, अब करते हैं हम इकाई अंक। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट क्या होता है? सबसे पहले हम जानिए इकाई अंक क्या है। देखिए संख्या हमें दी हुई है 5 6 7 8 9 5, तो इकाई अंक का मतलब है लास्ट का अंक, लास्ट की संख्या। लास्ट की संख्या क्या है? 5, तो यही इसका इकाई अंक होगा। बस इतना ध्यान रखिएगा, इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, अब अगर हमारे पास 5 और 12 दिया हुआ है, ठीक है, 5 + 12,
तो हमें बताना है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। 5 और 12 के योग का इकाई अंक क्या होगा। तो 5 और 12 को जोड़िएगा, जो भी लास्ट का नंबर मिलेगा वही इकाई अंक होगा 7। ठीक, अब मल्टीप्लाई अगर करनी है तो मल्टीप्लाई में अगर वो इकाई अंक पूछ रहा है तो क्या कहेंगे, जब हम 20 के 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 100, और 100 में क्या है इकाई अंक 0। ठीक है, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है। तो केवल हमें इकाई अंक पर ही ध्यान देना है और कुछ नहीं। ठीक है, जैसे हमें दिया हुआ है कि 938 और 3567 की मल्टीप्लाई करनी है और तब वो इकाई अंक पूछ रहा है, तो हमें कंप्लीट नंबर की मल्टीप्लाई नहीं करनी, केवल दोनों का जो इकाई अंक है, यूनिट डिजिट है, वो उठा लेना है और दोनों क्या करना है मल्टीप्लाई करके क्या आया 56, और 56 में इकाई अंक क्या है 6, बस यही इसका इकाई अंक हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो भी डबल अंक आ जाए तो उसका इकाई अंक उठा लीजिएगा और उसी को आगे कीजिए। ठीक है, बस यही उठाना है। अब देखिएगा कुछ इसके नियम हैं। देखिए, सम संख्या के साथ अगर 5 का मल्टीप्लाई करें, सम संख्या के साथ अगर 5 का मल्टीप्लाई करें तो तब हमेशा यूनिट डिजिट कितना होगा 0 होगा। विषम संख्या का अगर 5 से मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। हमेशा कितना आएगा यूनिट डिजिट 5 ही आएगा, ये ध्यान रखिएगा। सम संख्या के साथ मल्टीप्लाई 5 की होगी तो यूनिट डिजिट 0, ध्यान रखिएगा, तुरंत टिक कीजिएगा। विषम संख्या के साथ अगर यूनिट डिजिट देखना है 5 के मल्टीपल का तो वह हमेशा 5 होगा। अब बात करते हैं आगे, सभी प्राइम नंबर के गुणा का इकाई अंक, यानी कि अगर सभी प्राइम नंबर के आपस में गुणा कर दी जाए तो उसका इकाई अंक हमेशा 0 ही होगा। क्या होगा, हमेशा 0 ही होगा, क्योंकि सभी इकाई अंक में कितना आ जाएगा 2 पंजे 10 आएगा, और 10 को इकाई अंक देखने पर 0 मिलता है, और 0 की हम किसी भी इकाई अंक से मल्टीप्लाई करेंगे वो हमेशा 0 ही होगा। अब देखना है कि सभी ओड प्राइम संख्याओं का गुणा करने पर इकाई अंक कितना आएगा 5 आएगा। वो क्यों, क्योंकि इसमें अब हमारे पास 2 नहीं है, यानी कि कोई भी सम संख्या नहीं है। अब जब कोई भी सम संख्या नहीं होगी तो 5 किसी भी ओड नंबर से मल्टीप्लाई करके 0 नहीं बनाता, वो हमेशा 5 में ही, यानी कि 5 इकाई अंक में ही कोई भी वैल्यू देगा तो वो हमेशा इकाई अंक 5 ही मिलेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए घात वाले प्रश्नों का इकाई अंक कैसे निकालें। घात वाले प्रश्नों का यानी कि यूनिट डिजिट ऑफ पावर। तो सबसे पहले हमें देखना है कि कोई संख्या x है, उसकी पावर n है, यानी कि संख्या यहाँ पर x के रूप में दर्शाई गई है और पावर है यहाँ पर n। तो जब संख्या का इकाई अंक कितना हो 0, 1, 5, 6, यानी कि अगर ये संख्या जो x है ये हमारे पास है 2, 3, 5, 0, ये दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर इकाई अंक कितना है 0 है। तो इनमें से 0, 1, 5, 6 में से इकाई अंक कुछ भी अगर इस संख्या का मिले तो तब उस संख्या का जो इकाई अंक है वो वही होगा जो इसका यूनिट डिजिट है। मतलब इसका हमने लिखा था 0 तो वो 0 होगा। यहाँ पर देखते हैं, अगर पावर में हमारे पास ये संख्या दी हुई है, ये देखो इतनी बड़ी संख्या दी हुई है कि देख करके आप डर जाओगे कैसे करें। ठीक है, लेकिन हमें घबराना नहीं है। यहाँ पर हमें क्या करना है, केवल यूनिट डिजिट उठा लेना है। यूनिट डिजिट क्या है 5 है, और हमारे पास जो पावर है वो क्या है सम है। तो हमें पता है कि जो भी यूनिट डिजिट है, पहले तो सम और ओड में कोई भी देखना नहीं है, लेकिन हमें क्या देखना है 1506। तो यूनिट डिजिट का हमने देखा यहाँ पर 5 है, इसका मतलब क्या है 1506 में से 5 है। तो 5 जैसे ही हमें मिला तो हम तुरंत लगाएंगे ऑप्शन कि इसका यूनिट डिजिट जो 5 है तो उसका इकाई अंक भी 5 ही आएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो जब संख्या का इकाई अंक 4 हो तो तब क्या होगा। संख्या का इकाई अंक अगर 4 है तो 2 केस बनते हैं। एक केस बनेगा कि जब घात सम हो तो तब हमें क्या देखना होगा, इकाई अंक 6 मिलेगा। जब घात विषम होगी तो इकाई अंक क्या होगा 4 होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास ये नंबर है, ये संख्या है, यानी कि x की वैल्यू है, और इसकी जो पावर है n की वैल्यू वो कितनी है, वो है हमारे पास 22। ठीक है, तो हमें केवल ये डिजिट देखना है, यूनिट डिजिट। तो ये कितना है 4 है, और हमने क्या कहा था कि 4 के साथ 2 केस बनेंगे। ठीक है, एक और दोनों ही घात वाले बनेंगे। तो देखिए घात क्या है, घात है हमारे पास इवन, यानी कि सम घात है। तो सम घात में तुरंत लिख देना है कि जो इसका इकाई अंक आएगा वो कितना आएगा 6 आएगा हमेशा।
ठीक है। अगर हम करें कि जो ये संख्या है और इसकी पावर जो है 223 है, तो अब क्या हो गया, अब ये ओड है, तो ओड में क्या होगा, ओड में इसका इकाई अंक 4 होगा। ठीक है। यदि हमारी डिजिट सम संख्या का जो हमारे पास डिजिट सम नहीं, इकाई अंक, ठीक है, जो डिजिट यूनिट है, जो यूनिट डिजिट है वो अगर हमारे पास 4 है तो 2 केस बनते हैं। पावर को देखेंगे, पावर देखेंगे, सम है तो डिजिट जो यूनिट डिजिट होगा उसका 6 हो जाएगा तुरंत। और अगर हमारे पास जो पावर है वो ओड है तो हमारा जो यूनिट डिजिट आएगा वो 4 आएगा। ठीक है। इसके बाद जब संख्या का इकाई अंक 9 हो तो तब भी 2 केस बनाता है। देखिए 2 9, अगर 29 है और इसका जो डिजिट सम जो हमारे पास यूनिट डिजिट है वो 9 है। ठीक। अब इसकी पावर में देखेंगे, पावर में 2 2 3 है, तो देखिएगा पावर क्या हुई, विषम है और जो यूनिट डिजिट है वो 9 है। तो यूनिट डिजिट अगर 9 है और पावर विषम है तो क्या आएगा, इकाई अंक 9 आंसर आ जाएगा। ठीक है। हम इसको देखेंगे, ये हमें 2234 इसकी पावर है, यूनिट डिजिट कितना है, 9 है। तो अगर यूनिट डिजिट 9 है और पावर हमारे पास सम है तो यूनिट डिजिट हमारे हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है। तो 1 आंसर आ जाएगा, ये हमें करना है। अब देखिए जब संख्या का इकाई अंक कितना हो, 2378 अगर संख्या का इकाई अंक है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो भी संख्या की पावर है उसको 4 से डिवाइड कर देना है। ठीक है। 4 से डिवाइड कर देना है और जो भी हमारे पास शेषफल बचेगा, जो भी हमारे पास शेषफल बचेगा उसको संख्या के पावर में रख देना है और आंसर ला देना है। ठीक है। जैसे हमने लिखा 2 की पावर कितना है, 8, 2 की पावर 8 है। तो हमने देखा कि 2 पावर 8 का आंसर क्या होगा। तो हमने यहाँ पर देखते हैं कि इनमें से कोई संख्या मिली, हाँ 2 मिली है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। अब जो भी हमारे पास शेषफल आया वो क्या है, 0। अब शेषफल 0 है तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब अगर 2 की पावर हमारे पास कितनी है, 7 है। तो इसमें से देखा 2 है तो पावर 7 में देखा तो 4 से डिवाइड करेंगे। इसमें देखा तो यहाँ पर देखेंगे 4 का 4 हो जाएगा और बचा कितना, 3 शेषफल बचेगा। जो शेषफल बचेगा उसको क्या करेंगे, जो संख्या है हमारे पास 2 की पावर में रख देंगे 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8। यही हमारा आंसर होगा यूनिट डिजिट। मतलब संख्या की जो पावर है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे अगर संख्या का जो यूनिट डिजिट है वो 2 3 7 8 में से कुछ भी मिलता है। ठीक है। और अगर हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 बचता है तो यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, यानी कि यूनिट डिजिट वही हो जाएगा जो हमारे पास है, जैसे 2 है तो 2 हो जाएगा, ये है। ठीक है। और अगर हमारा यूनिट डिजिट 2 3 7 8 में कुछ भी है और पावर को 4 से डिवाइड करने पर कुछ भी शेषफल बचता है तो हमारे पास जो हो जाएगा वो 3 बचा, 8 आंसर हो जाएगा। 4 बचेगा तो 2 की पावर 4 हो जाएगा। 5 शेषफल बचेगा, 2 की पावर 5 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे। अब चलिए नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। 63857, देखिए 63857 ये संख्या दी हुई है और 981 इसकी पावर दी हुई है। तो हमने क्या कहा था कि 2 3 7, ठीक है, 8, इनमें से कोई भी संख्या अगर आपको मिले, ठीक है, इनमें से कोई भी संख्या आपको मिले जिसका यूनिट डिजिट 2 3 और ये 7 8 ये हो, तो हमें क्या देखना है, जो उसकी पावर है उसको 4 से डिवाइड कर देना है तुरंत। 4 से हमने डिवाइड किया, शेषफल हमारे पास क्या बचा, 1। जो शेषफल बचेगा उसको हम क्या करेंगे, जो भी संख्या का यूनिट डिजिट है उसको हम क्या कर देंगे, पावर में रख देंगे। और 7 की पावर 1 जब हम रखेंगे तो ये आंसर आएगा 7 और इसका यूनिट डिजिट क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको ये क्लास कैसी लगी? ये था नंबर सिस्टम का कंप्लीटली निचोड़। अब हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट क्वेश्चन को लेकर आ रहे हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाली सभी वीडियो रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जो भी आपका मैथ रीजनिंग है वो सभी कंप्लीट टॉपिक के साथ क्लास चलेंगी। आपका पेट एग्ज़ाम हो, आपका बैंक एग्ज़ाम हो, आपका जो पुलिस एग्ज़ाम हो, ठीक है,
कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो जिसमें रीजनिंग और मैथ आपका आता हो, क्वांट आता हो, तो वो सभी लेक्चर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे शॉर्ट ट्रिक और क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो ये था टोटल स्ट्रक्चर। जो नंबर सीरीज़ एक टॉपिक है, काफ़ी लेंथी टॉपिक होता है, लेकिन हमने आपको यहाँ पर शॉर्ट में समझाया और सभी टॉपिक्स के शॉर्ट ट्रिक आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये आपका नंबर सिस्टम था, इसको हमने यहाँ पर रूल के साथ कंप्लीट किया। अब आगे जो क्लास आएगी वो कंप्लीटली क्वेश्चन करने की आएगी। आप केवल उसको क्वेश्चन को करिएगा और आपके सभी जो डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब